नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 जो मई 2025 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना का प्रैक्टिस सेट 2 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ध्यान रखना, यह पेपर 80 अंक का होगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा, 75 प्रश्न हल करना होगा। अर्थात आप लोगों को ध्यान रखना, एक प्रश्न 1.066 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 अंक प्राप्त करना होगा, अर्थात 30 प्रश्न सही होना चाहिए। तो क्लियर है आप लोग? आपके एग्जाम में 100 प्रश्न रहेगा, इसमें से 75 प्रश्न, कोई भी 75 प्रश्न आप लोग ध्यान रखना, कोई भी 75 प्रश्न हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। दोस्तों प्रश्नों पर आए, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। और अपने कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो चाहे फोर्थ सेमेस्टर, सभी को इस चैनल के बारे में बताइए, निवेदन है। तो आप लोग ध्यान रखना, पेपर 401 अर्थात अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरणों की रचना या डिजाइनिंग ऑफ असेसमेंट टूल्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट 2 है। इसके पहले एक प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं। क्लियर है आप लोग? तो पहला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? ए सिम्पसन, बी कैथाल, सी स्किनर, डी बेंजामिनियस ब्लूम। ध्यान रखना, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? तो सही जवाब हो जाएगा डी, ठीक है, बेंजामिनियस ब्लूम। आप लोग ध्यान रखना, जो अधिगम उद्देश्य का वर्गीकरण है 3 भागों में किया गया है। कौन कौन से? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। तो ज्ञानात्मक पक्ष का बीएस ब्लूम 1956 में, भावात्मक पक्ष का कृथवाल 1964 में, क्रियात्मक उद्देश्य का सिम्पसन 1969 में। तीनों पता होना चाहिए, तीनों पूछा गया है। और ध्यान रखना, तीनों के 6-6 भाग हैं। जैसे बीएस ब्लूम का ज्ञानात्मक पक्ष है तो इसमें ज्ञान जो है सबसे निम्न है, ठीक है, मूल्यांकन क्या है? सबसे उच्च है। इसी तरह से भावात्मक पक्ष में आग्रहण सबसे निम्न, चरित्रीकरण सबसे उच्च। इसी तरह से क्रियात्मक उद्देश्य में उद्दीपन सबसे निम्न, आदत निर्माण सबसे उच्च। ये सारा पता होना चाहिए, आपको क्लियर होना चाहिए, सभी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सामग्री के अर्थ को समझना मूल रूप से है? ए अनुप्रयोग विज्ञान, सी संश्लेषण, डी बोध। सही जवाब हो जाएगा डी बोध। अगला प्रश्न है, नए परिस्थिति में पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करना है? ए अनुप्रयोग विज्ञान, सी विश्लेषण, डी बोध। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए अनुप्रयोग। अगला प्रश्न है, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना कहलाता है? तो ए अनुप्रयोग विज्ञान, सी मूल्यांकन, डी विश्लेषण संश्लेषण। ध्यान रखना, इसमें कह रहा है एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा डी संश्लेषण। मतलब कई विचारों को जोड़ना या एक साथ रखना संश्लेषण है, लेकिन अलग करना विश्लेषण है। तो दोनों ध्यान रखना, एक नया विचार बनाने के लिए कई विचारों को एक साथ रखना क्या कहलाता है? संश्लेषण। लेकिन यदि अलग करना है तो विश्लेषण। कहते हैं ना, विश्लेषण कीजिए, इस प्रश्न का विश्लेषण कीजिए, इसका मतलब उसको पॉजिटिव निगेटिव सारे पक्ष बताना है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में मुख्य फोकस है? ए दृष्टिकोण और रुचियां, बी शारीरिक और मोटर कौशल, सी बौद्धिक कौशल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी बौद्धिक कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है? ए भावात्मक क्षेत्र, बी क्रियात्मक क्षेत्र, सी संज्ञानात्मक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी क्रियात्मक क्षेत्र, शारीरिक और क्रियात्मक कौशल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज
कॉलेज के ग्रुप या जो भी बच्चे बीएड कर रहे हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह, क्योंकि आपको भी पता है बच्चे बीएड थोड़ा सा कम करने लगे हैं, तो जो भी बच्चे हैं सबको शेयर कीजिए और मैं विश्वास दिलाता हूँ उस पेपर में आपके अभी से जुड़े रहेंगे तो बहुत अच्छे अंक आएंगे और आपके 90 के आसपास आपका परसेंटेज बन जाएगा। 85 तो कहीं नहीं है गया है, ठीक है। नॉर्मली आप कुछ मत करिए, सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छे से तैयार करते रहिए अभी से, क्योंकि पेपर थोड़ा टफ माना जाता है, तो अगर आप नहीं पढ़ेंगे नंबर कम आएंगे या फिर बैक भी लग सकता है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सारे प्रश्नों को अच्छे से रट डालिए, सारे प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं राजा महेंद्र प्रताप से, फिर आगरा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो प्रश्न है, दृष्टिकोण, मूल और रुचियां किस क्षेत्र द्वारा परिलक्षित होती हैं? ए भावात्मक, बी मनोचालक क्षेत्र, सी संज्ञानात्मक, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए भावात्मक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर है? ए संश्लेषण, बी विश्लेषण, सी बोध, डी मूल्यांकन। तो हमने आपको बताया था कि इसका सही जवाब हो जाएगा डी मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक डोमेन का उच्चतम स्तर क्या है? तो मूल्यांकन। निम्न क्या है? तो ज्ञान। संज्ञानात्मक डोमेन के कितने स्तर हैं? 6 हैं। ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ध्यान रखना, आपको क्लियर होना चाहिए। सबसे निम्न ज्ञान, सबसे उच्च यह है मूल्यांकन। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, ब्लूम टैक्सोनॉमी में ज्ञान, विश्लेषण, संश्लेषण का जिक्र करते हुए संकेत मिलता है? ये संज्ञानात्मक डोमेन का बी, भावात्मक डोमेन का सी, साइकोमोटर डोमेन का डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए संज्ञानात्मक डोमेन का। अगला प्रश्न है, भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है? ए छात्र एक पत्र लिख सकता है, बी छात्र ईमानदारी को महत्व देता है, सी छात्र ग्राफ खींच सकते हैं, डी विद्यार्थी चित्र बना सकते हैं। भावात्मक क्षेत्र से संबंधित मुख्य उद्देश्य है, सही जवाब हो जाएगा बी छात्र ईमानदारी को महत्व देता है। अगला प्रश्न है, किसी विषय के संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री के कुछ भागों में विभक्त करने के रूप में किसे जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी विश्लेषण। हमने कहा ना, किसी विषय का संगठनात्मक संरचना को जानने के लिए विषय सामग्री को कुछ भागों में विभक्त करना विश्लेषण है और जोड़ना संश्लेषण है। दोनों ध्यान रखना, गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मूल रूप से उद्देश्यों का पहला प्रारूप होना चाहिए? ए मापित, बी परीक्षित, सी मूल्यांकित, डी आकलित। सही जवाब हो जाएगा 12 का डी आकलित। अगला प्रश्न है, अनुदेशात्मक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं? ए सीखने की गतिविधियां, बी शिक्षण रणनीतियां, सी सीखने के संसाधन, डी क्रियात्मक क्रिया। सही जवाब हो जाएगा 13 का ए सीखने की गतिविधियां। अगला प्रश्न है, सही गलत प्रश्नों का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए निर्माण में आसानी, बी अनुमान लगाने का उन्मूलन, सी पद वैधता, डी व्यापक प्रतिदर्शन। सही जवाब हो जाएगा 14 का ए निर्माण में आसानी। अगला प्रश्न है, लघुत्तरी प्रश्नों से छात्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है? तो ए विशिष्ट जानकारी का स्मरण, बी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण, सी सूचना के विभिन्न पहलुओं का संश्लेषण, डी किसी तथ्य के मूल्य का मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी प्राप्त जानकारी का विश्लेषण। अगला प्रश्न है, MCQ में गलत विकल्प होते हैं? ए प्रतिक्रियाएं, बी उत्तर, सी विचलित करने वाले, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी विचलित करने वाले। अगर MCQ में गलत विकल्प है तो इसका मतलब आपको विचलित करने की कोशिश की जा रही है। सी इसका सही जवाब है। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चलें, इससे क्या होगा, प्रश्न आपको याद रहेगा, ठीक है, और साथ में आप बने रहेंगे। तो अगला प्रश्न है 17 नंबर, चर्चा विधि किस प्रकार के साक्षात्कार विधि में सम्मिलित है? ए संरचनात्मक साक्षात्कार, बी केंद्रीय साक्षात्कार, सी पैनल साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा 17 का, ध्यान रखना, बी केंद्रीय साक्षात्कार। करीब 127 प्रश्नों का आप लोग पूरा देखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में आपको भी पता है 100 प्रश्न रहेगा, इसमें आपको 75 प्रश्न हल करना है, जिसमें से आपका 30 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए, तभी आप पास होंगे, ठीक है। अभी निकलता कैसे है, आप कितने अंक का है ये, 80 अंक का, 80 में आप 75 से भाग दे दीजिए, ठीक है, तो 1.066 आ जाएगा। और आपको प्राप्त कितना करना है 80 में, 40 अंक, 32 अंक, क्योंकि 40%, तो 8 से 32 हो जाएगा, 32 अंक चाहिए। 32 में आप जो है 1.066 से भाग दे दिए, देखिए 30 आ जाएगा, मतलब 30 प्रश्न आपका सही होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप थोड़ा से ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, जब साक्षात्कारकर्ता केवल एक होता है तो साक्षात्कार कहलाता है?
ए संरचनात्मक साक्षात्कार, बी व्यक्तिगत साक्षात्कार, सी पैनल साक्षात्कार, डी समूह साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा, इसका ध्यान रखना आप लोग 18 का बी व्यक्तिगत साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपित तकनीकियों का उपयोग मूल रूप से किया जाता है, ए बुद्धि के लिए, विज्ञान के लिए, सी व्यक्तित्व के लिए, डी क्षमता के लिए। सही जवाब हो जाएगा 19 का सी व्यक्तित्व के लिए। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, ए 1946, बी 1955, सी 1956, डी 1967। सही जवाब हो जाएगा 20 का सी 1956। अगला प्रश्न है, ध्यान रखना आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 401 इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय यह आवश्यक है कि, तो ए केवल 2 विकल्पों का प्रयोग करें, बी विकल्प में संकेत शब्द को दोहराएं, सी मुख्य विचार को प्रश्नों में रखें, डी एक ही प्रकार के सभी विकल्प रखें। तो ध्यान रखना बहुविकल्पी यहाँ बोला है, तो ध्यान रखना आप लोग बहुविकल्पी बोला है। बहुविकल्पी प्रश्नों का निर्माण करते समय क्या आवश्यक है, तो सही जवाब हो जाएगा बी विकल्प में संकेत शब्द दोहराएं। अगर यही लिखित वाला होता तो मुख्य विचारों को प्रश्नों में रखें, सी सही हो जाता, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है, ए लघु उत्तरीय प्रश्न, बी बहुविकल्पी प्रश्न, सी निबंधात्मक प्रश्न, डी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा 22 का बी बहुविकल्पी प्रश्न। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर व्यू नहीं आता है तो थोड़ा से फिर मेहनत करना पड़ता है, तकलीफ होती है। तो आप लोग निवेदन है, कॉलेज के ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए। हम लोग 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मान लीजिए किसी के साथ 2 लोगों को कुछ प्रॉब्लम है 8 बजे, तो आप बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। अगर आप लोग जुड़े हैं तो आप लोग बहुत अच्छे अंक आएंगे। शुरू से ही आप लोग जुड़े रहिए, जम के पढ़ते रहिए। आप मान चलिए कि 20 मई के आसपास आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा, 20 मई के बाद भी हो सकता है, ठीक है। प्रश्न है, छात्रों को रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए, ए वस्तुनिष्ठ, बी लघु उत्तरीय, सी दीर्घ उत्तरीय, डी निबंधात्मक। सही जवाब हो जाएगा 23 का ध्यान रखना ए वस्तुनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ में क्या होता है, ज़्यादातर लोग रटते हैं, हालांकि कभी कभी बोला जाता है रटने की प्रवृत्ति रोकने के लिए हेतु कैसे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ कुछ लोग बोलते हैं, वस्तुनिष्ठ में लोग रटते भी नहीं है। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष शैक्षिक उद्देश्यों का शारीरिक क्षमता पर जोर देता है, ज्ञानात्मक, विभावात्मक, क्रियात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी क्रियात्मक पक्ष जो है शारीरिक क्षमता पर जोर देता है। 3 पक्ष हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक। ज्ञानात्मक पक्ष किसने खोज की, बी एस ब्लूम 1956। भावात्मक पक्ष में कृथवाल 1964। क्रियात्मक पक्ष में सिम्पसन 1969, ठीक है। तो तीनों पक्ष आपको याद होना चाहिए, तीनों पक्ष पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक पक्ष सबसे ऊंचा स्तर है, ए चरित्रीकरण, बी अवधारणा, सी उन्मूलन, डी अनुक्रिया। सही जवाब हो जाएगा 25 का ध्यान रखना आप लोग ए चरित्रीकरण। भावात्मक पक्ष का सबसे नीचा स्तर अग्रहण है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना भावात्मक पक्ष का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है, चरित्रीकरण। सबसे निम्न अग्रहण। 6 पक्ष हैं जिसमें अग्रहण, अनुक्रिया, उन्मूलन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखें, चरित्रीकरण सबसे ऊंचा है। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक पक्ष का विकास किया गया, ए बी एस ब्लूम द्वारा, बी सिम्पसन द्वारा, सी कृथवाल द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का ध्यान रखना आप लोग बी सिम्पसन द्वारा। तो क्रियात्मक पक्ष का खोज किसने किया, सिम्पसन ने 1969 में। ज्ञानात्मक पक्ष बी एस ब्लूम 1956। भावात्मक पक्ष कृथवाल 1964। तीनों आप लोग याद रखना। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष का संबंध है, ए ज्ञान, बी प्रशंसा, सी मूल्यांकन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी प्रशंसा से। भावात्मक पक्ष का संबंध किससे, प्रशंसा से। अगर आपको कोई बड़ाई कर दे, आप बहुत अच्छा काम करते हो, बहुत अच्छा पढ़ते हो, बहुत पढ़ने में तेज हो, तो निश्चित रूप से आपकी भावनाएं एक तरह से इमोशनल हो जाओगे या फिर आप खुश हो जाओगे, ठीक है। तो भावात्मक पक्ष किस संबंध किससे है, प्रशंसा से। हालांकि जो बहुत जिसको बोलते हैं घाघ टाइप से, वो लोग आपका प्रशंसा करके बहुत से काम भी निकाल लेते हैं, तो इस चीज से जो काम नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, क्रिया सूचक शब्द प्रत्यास्मरण आता है, ए ज्ञान में, बी बोध में, सी प्रयोग में, डी मूल्यांकन में। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना ए ज्ञान में। अगला प्रश्न है,
वह परीक्षण जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है कहलाता है ए विश्वसनीय, बी वैध, सी व्यापक, डी विभेदीकृत। सही जवाब हो जाएगा 29 का ए, विश्वसनीय। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक परीक्षण में विश्वसनीयता का तात्पर्य किसी परीक्षण की उस विशेषता से है जिसके अनुसार यदि एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति को समान परिस्थिति में जितनी बार हल करने के लिए दिया जाता है उतनी ही बार व्यक्ति को उतने ही अंक प्राप्त होते हैं जितने की उसे पहली बार प्राप्त हुए हैं। तो क्लियर है आप लोग? परीक्षा में विश्वसनीयता का तात्पर्य क्या है कि आप किसी चीज को जितनी बार हल करोगे, जितनी बार चेक करोगे, एक ही जैसे उत्तर आएगा। ठीक है, उदाहरण प्रस्तुत करते, मान लीजिए एक व्यक्ति दिनेश की एक बुद्धि परीक्षण 120, ठीक है, 1.0 प्राप्त होती है। कुछ समय उपरांत समान परिस्थिति में उसे बुद्धि परीक्षण से उसकी बुद्धि 120 ही निकलती है। मतलब कितनी बार भी चेक करें, तीसरी चौथी पांचवी कितनी बार भी चेक करें 120 ही प्राप्त हो रही है। तो इस प्रकार के परीक्षण पूर्णतः विश्वसनीयता परीक्षण कहलाता है। ठीक है, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने के पर कोई अंतर नहीं आता तो परीक्षा क्या कहलाती है? विश्वसनीयता। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। ठीक है, तो वह परीक्षा जिसको बार बार प्रशासित करने पर समान परिणाम आता है तो क्या कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा ए, विश्वसनीयता। अगला प्रश्न है, RCEM का पूरा नाम है तो ए रॉयल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, बी रियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, सी रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, सी डी रिपब्लिक कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। सही जवाब हो जाएगा सी, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे परीक्षण की नहीं है? ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी व्यापकता, डी कठिनाई। सही जवाब हो जाएगा 31 का डी, कठिनाई जो है ये अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत त्रुटि किसी परीक्षण की कम की जा सकती है उसे बनाकर, ए वस्तुनिष्ठ, बी विश्वसनीय, सी वैध, डी व्यवहारिक। सही जवाब हो जाएगा ए वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न है, परिवर्त त्रुटि को कम किया जा सकता है परीक्षण को अधिक, ए विश्वसनीय बनाकर, बी वैध बनाकर, सी वस्तुनिष्ठ बनाकर, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना, सी वस्तुनिष्ठ बनाकर। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं? ए संरचनात्मक, बी असंरचनात्मक, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 34 का, ध्यान रखना, ए संरचनात्मक। अगला प्रश्न है, किस परीक्षण पद में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? तो ए निबंधात्मक परीक्षण पद, बी बहुविकल्पी परीक्षण पद, सी सत्य असत्य प्रकार के परीक्षण पद, डी सही मेल प्रकार के परीक्षण पद। तो किस परीक्षण में उत्तरदाता अपने उत्तर को बनाता है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, निबंधात्मक परीक्षण में। निबंधात्मक परीक्षण में क्या होता है? आप लिखते हो। ठीक है, तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण का उद्देश्य है? ये प्रत्येक विद्यार्थी की उपलब्धि स्तर की व्याख्या करना, भी विद्यार्थी के परस्पर किसी विषय में मजबूत व कमजोर क्षेत्रों का पता लगाना, सी सामान्य कौशलों में वर्ष दर वर्ष बुद्धि की जांच करना, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 36 का, ध्यान रखना, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, खुले प्रश्न समानता होते हैं? ए सत्य सत्य प्रकार के, बी सही मेल प्रकार के, सी निबंधात्मक प्रकार के, डी उपरोक्त सभी। तो खुले प्रश्न मतलब सही जवाब हो जाएगा सी, निबंधात्मक प्रश्न क्या है? आप कुछ भी लिख सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं खुलकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यास्मरण प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है? ए रिक्त स्थानों की पूर्ति, बी बहुविकल्पी प्रकार के पद, सी सही मेल पद, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 38 का, ध्यान रखना, ए रिक्त स्थानों की पूर्ति। अगला प्रश्न, ध्यान रखना, बहुविकल्पी प्रकार के पद और सही मेल पद प्रत्याभिज्ञान प्रकार के परीक्षण पद का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पद विश्लेषण किया जाता है, ए अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु भी, कमजोर पदों को स्वीकार करने हेतु सी ए बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना आप लोग, सी ए बी दोनों। पद विश्लेषण किया जाता है तो अच्छे परीक्षण पदों के चयन हेतु, कमजोर पदों को स्वीकार करने हेतु, सी इसका दो सही जवाब है। ठीक है, पद विश्लेषण क्यों किया जाता है? अच्छे पद का चयन करें और जो कमजोर पद है उन्हें अस्वीकार करें, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, प्रत्याभिज्ञान प्रकार के प्रश्न है, ए वर्णनात्मक, बी परिभाषात्मक, सी विश्लेषणात्मक, डी बहुविकल्पी प्रश्न। सही जवाब हो जाएगा डी बहुविकल्पी प्रश्न।
अगला प्रश्न है, नकल की संभावना अधिक होती है। ए निबंधात्मक परीक्षा में, बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में, सी साक्षात्कार में, डी उपरोक्त सभी में। सही जवाब हो जाएगा बी वस्तुनिष्ठ परीक्षा में। अगला प्रश्न है, अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षा की सीमाएं हैं। ए परीक्षणों की रचना अत्यंत कठिन है। बी अत्यधिक परिश्रम, समय, धन की आवश्यकता। सी छात्रों की कमजोरियों को जानना कठिन। डी उपरोक्त सभी। तो अध्यापक निर्मित वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सीमाएं हैं। सही जवाब हो जाएगा 42 का ध्यान रखना डी उपरोक्त सभी तीनों। अगला प्रश्न है, सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है। यह कथन किसने कहा है? ए आई की डेविस, बी कार्टर, बी गुड, सी बी एस ब्लूम, डी बी एस स्किनर। सीखने का उद्देश्य अपेक्षित परिवर्तन का वर्णन है, यह कथन किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 43 का ध्यान रखना आप लोग ए आई के डेविस। अगला प्रश्न है, शैक्षिक उद्देश्य बालक के विकास में परिवर्तन ला सकता है। ए ज्ञानात्मक पक्ष में, बी भावात्मक पक्ष में, सी अनुक्रियात्मक पक्ष में, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों। अगला प्रश्न है, उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। ए अधिगम प्रक्रिया को सरल, बी मूल्यांकन प्रक्रिया को कठिन, सी शिक्षा के लिए विषय वस्तु में को सरलता से समझना, डी शिक्षण प्रक्रिया वैज्ञानिक। उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने से बनाया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा 45 का ए अधिगम प्रक्रिया को सरल। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट मेगर ने उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए प्रयोग किया है। ए स्किनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी ब्लूम के वर्गीकरण, सी आलपोर्ट की व्यक्तित्व सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का ध्यान रखना बी ब्लूम के वर्गीकरण। अगला प्रश्न है, परीक्षा की किन परिस्थितियों का प्रयोग किया जाता है? ये मौखिक परीक्षा, बी लिखित परीक्षा, सी प्रायोगिक परीक्षा, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। ये अवलोकन विधि, बी अनुसूची, सी बैटरी परीक्षण, डी परीक्षण बैटरी, डी समाजमिति विधि। तो मूक बधिर व्यक्तियों के व्यवहार को समझने में प्रयोग की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ए अवलोकन विधि। आप लोग प्रश्नों का जवाब देते चले, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद रहेगा। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों तक पहुंच सके, सभी लोगों के अच्छे अंक आ सके। प्रश्न है, संचयी आलेख को कार्यालयों में कहा जाता है। ए सर्विस रिकॉर्ड अर्थात सेवा अभिलेख, बी मासिक मूल्यांकन, सी प्रतिदिन उपस्थिति, डी वार्षिक रिपोर्ट। सही जवाब हो जाएगा 49 का डी वार्षिक रिपोर्ट। संचयी आलेख को कार्यालयों में क्या कहा जाता है? वार्षिक रिपोर्ट। अगला प्रश्न है, संरचित साक्षात्कार का लिखित स्वरूप है। ए प्रश्नावली, बी व्यक्ति वित्त अध्ययन, सी परीक्षण बैटरी, डी प्रसंग अभिलेख। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना बी व्यक्ति वित्त अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक अच्छे उपकरण की समस्त विशेषताएं होती हैं। ए एक दूसरे पर आश्रित, बी एक दूसरे से अलग, सी एक दूसरे की विरोधी, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा ए एक दूसरे पर आश्रित। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है। ए पदों की संक्षिप्त व्याख्या, बी अनुक्रिया का प्रवृत्ति, सी प्रश्नों के छोटे छोटे एकांश, डी प्रश्नों का विस्तृत उत्तर। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए पदों की संक्षिप्त व्याख्या। वस्तुनिष्ठ पदों से आशय है पदों की संक्षिप्त व्याख्या। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों का निर्माण करते समय सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए। ये प्रश्नों की संरचना, बी अधिगमकर्ता की मानसिक दशा, सी प्रशासन, डी नियोजन। सही जवाब हो जाएगा 53 का ध्यान रखना बी अधिगमकर्ता की मानसिक दशा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ पदों की रचना में प्रश्नों की संरचना आधारित होती है। ए प्रत्यास्मरण पर, बी पहचान, सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 54 का सी प्रत्यास्मरण एवं पहचान दोनों। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट को कहा जाता है। ए त्रिदशा सूचक, बी मनोदशा सूचक, सी स्मृति सूचक, डी कार्यशैली सूचक। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी कार्यशैली सूचक। अगला प्रश्न है, ब्लूप्रिंट एक ऐसा चार्ट होता है जिसमें शामिल होते हैं ए उद्देश्य, बी विषय वस्तु, सी प्रश्न प्रकार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 56 का डी उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, ये मानव व्यवहार भी, चाल चलन, सिखाना डी, इनमें से कोई नहीं। मनोवैज्ञानिक उपकरण मापते हैं, सही जवाब हो जाएगा ए, मानव व्यवहार। अगला प्रश्न है 58, ऋणात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? तो ए बी एस ब्लूम, बी सिम्पसन, सी कृथवाल, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना ए, बी एस ब्लूम ने ऋणात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना भावात्मक पक्ष का कृथवाल, क्रियात्मक पक्ष का ध्यान रखना सिम्पसन, तीनों आपको क्लियर होना चाहिए। अगला प्रश्न है, अच्छे मापन उपकरण परीक्षण की कसौटी है उसकी ए वैधता, बी विश्वसनीयता, सी वस्तुनिष्ठता, डी उपयुक्त सभी। तो अच्छे मापन उपकरण अर्थात परीक्षण की कसौटी क्या है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, तीनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रमुख दोष है ए अनुमान, बी वस्तुनिष्ठता, सी वैधता, डी विश्वसनीयता। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए अनुमान। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों के सही उत्तर की पहचान करने की योग्यता का आकलन करते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं में किस मूल्यांकन प्रविधि का प्रयोग किया जाता है? ए जांच, सूची, विनिरीक्षण, सी संचयी आलेख, डी रेटिंग स्केल। सही जवाब हो जाएगा 61 का, ध्यान रखना बी निरीक्षण। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं, ए बालकों के लिए, बी निरीक्षणों के लिए, सी गूंगे बहरों के लिए, डी उपयुक्त सभी के लिए। सही जवाब हो जाएगा 62 का डी, उपयुक्त सभी के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से अच्छे परीक्षण की विशेषता नहीं है? ए वैधता, बी व्यक्तिनिष्ठता, सी व्यापकता, डी मितव्ययता। सही जवाब हो जाएगा 63 का बी व्यक्तिनिष्ठता। अगला प्रश्न है, एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियां कौन कौन सी हैं? तकनीकी कसौटी, व्यवहारिक कसौटी। तकनीकी कसौटी में ध्यान रखना कौन कौन सी है? मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदीकारिता, मानक, विशिष्टता। और दूसरा क्या था? व्यवहारिक कसौटी। व्यवहारिक कसौटी में क्या क्या है? उद्देश्यपूर्णता, व्यापकता, मितव्ययिता, उपयोगिता, ग्रहणता, प्रतिनिधित्वता, सुगमता, भाषा, क्षमता। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? ए जब कठिनाई मूल्य 50 हो, बी जब कठिनाई मूल्य 70 हो, सी जब कठिनाई मूल्य 0 हो, डी जब कठिनाई मूल्य 30 हो। तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में परीक्षण पद का विभेदीकरण सर्वाधिक होगा? सही जवाब हो जाएगा ए, जब कठिनाई मूल्य 50 हो। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है ए प्रशंसा, बी ज्ञान, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 65 का, ध्यान रखना बी ज्ञान से। अगला प्रश्न है, ज्ञानात्मक पक्ष 6 हैं, बी एस ब्लूम ने ध्यान रखना बताया है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ज्ञानात्मक पक्ष का प्रथम स्तर ज्ञान है और अंतिम स्तर मूल्यांकन है। सबसे निम्न क्या है? ज्ञान। सबसे उच्च क्या है? मूल्यांकन। ये सारी चीजें याद होना चाहिए। भावात्मक पक्ष भी 6 है, कृथवाल ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, 1964 में। इसमें अग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, विचारणा, व्यवस्थापन, चरित्रीकरण। ठीक है। भावात्मक पक्ष का प्रथम स्तर अग्रहण है और अंतिम स्तर चरित्रीकरण है, या फिर निम्न स्तर अग्रहण है, सबसे उच्च जो है चरित्रीकरण है। क्रियात्मक उद्देश्य के भी 6 पक्ष हैं। सिम्पसन ने इसकी प्रस्तुत किया था 1969 में। उद्दीपन, कार्रवाई, नियंत्रण, समायोजन, स्वाभाविकरण, आदत निर्माण। ठीक है, ये चीजें हैं। क्रियात्मक पक्ष प्रथम स्तर उद्दीपन है और अंतिम जो है आदत निर्माण, या फिर सबसे निम्न क्या है? उद्दीपन। सबसे उच्च क्या है? आदत निर्माण। ठीक है, सारी चीजें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, मानव व्यवहार के मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ए परीक्षण, बी आकलन, सी मापन, डी मूल्यांकन। सही जवाब हो जाएगा 66 का, ध्यान रखना आप लोग ए परीक्षण। अगला प्रश्न है, एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? ए शैक्षिक उद्देश्य, बी प्रश्नों के प्रकार, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना आप लोग सी शैक्षिक उद्देश्य और प्रश्नों के प्रकार दोनों। एक परीक्षण का ब्लूप्रिंट किस आधार पर आवश्यक है? तो शैक्षिक उद्देश्य और प्रश्नों का प्रकार दोनों, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठता परीक्षण के उपकरण की है? ए तकनीकी कसौटी, बी व्यवहारिक कसौटी, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 68 का, ध्यान रखना ए तकनीकी कसौटियां। अगला प्रश्न है, वैकल्पिक प्रतिक्रिया प्रश्न के पद कौन से हैं? ए सत्य, असत्य, बी सही, गलत, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 69 का सी ए बी दोनों, सत्य, असत्य और सही, गलत
दोनों। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं, ए वैध भी विश्वसनीय, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी, ए बी दोनों, वैध और विश्वसनीय दोनों। अगला प्रश्न है, निष्पक्ष मूल्यांकन किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? तो ए लघुत्तरी प्रकार के प्रश्नों से, बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से, सी निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। तो निष्पक्ष मूल्यांकन, ध्यान रखना, निष्पक्ष मूल्यांकन जो है किस प्रकार के प्रश्नों से किया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को किस वर्ष में वर्गीकृत किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा 72 का बी 1964 में। और ज्ञानात्मक पक्ष का बी एस ब्लूम ने 1956 में, क्रियात्मक पक्ष का सिम्पसन ने 1969 में। सारी चीजें आपको याद होना चाहिए तीनों। भावात्मक पक्ष के उद्देश्यों को 1964 में कृतवाल ने वर्गीकृत किया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रशंसा संबंधित है? ए ज्ञानात्मक, बी भावात्मक, सी मनोगत्यात्मक पक्ष, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 73 का बी भावात्मक पक्ष। अगला प्रश्न है, किस तकनीक का प्रयोग अचेतन पक्ष को मापने में किया जाता है? ए निर्धारक, मापनी, बी समाजमिति, सी प्रक्षेपी तकनीक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये मानव व्यवहार का अध्ययन, बी स्वभाव का अध्ययन, सी चरित्र का अध्ययन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 75 का ए मानव व्यवहार का अध्ययन। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के लेखक अनस्तसी हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? ए मापन मात्रात्मक है, बी क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों से अधिक विश्वसनीय है, डी योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो इसमें बोल रहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना, बी क्रमित मापनी जो है मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बोध का कार्य सूचक क्रिया नहीं है? ए उदाहरण, बी वर्गीकरण, सी प्रत्यास्मरण, डी व्याख्या। सही जवाब हो जाएगा 77 का, ध्यान रखना, सी प्रत्यास्मरण। अगला प्रश्न है, कौन सा थर्स्टन का पीएमए नहीं है? ए स्मृति, बी तर्क, सी संवेग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी संवेग। संवेग जो है ये थर्स्टन का पीएमए नहीं है, बाकी स्मृति तर्क है। अगला प्रश्न है, वाक्य पूर्ति विधि व्यक्तित्व मापन की विधि है? ए आत्मनिष्ठ विधि, बी वस्तुनिष्ठ विधि, सी प्रक्षेपी विधि, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का, ध्यान रखना, सी प्रक्षेपी विधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है? तो ए निर्धारण मापनी, बी प्रश्नावली, सी स्थिति परीक्षण, डी साक्षात्कार। सही जवाब हो जाएगा सी स्थिति परीक्षण। अगला प्रश्न है, विचारात्मक प्रश्न किस प्रकार के होते हैं? ए अनेक सही वाले उत्तर वाले प्रश्न, बी नियत सही वाले उत्तर वाले प्रश्न, सी एकल सही उत्तर वाले प्रश्न, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 81 का, ध्यान रखना, ए अनेक सही उत्तर वाले प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक किस प्रकार का विचारात्मक प्रश्न पूछता है? ए एकल सही उत्तर प्रश्न, बी सटीक सही उत्तर प्रश्न, डी सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए एकल सही उत्तर प्रश्न। एक अध्यापक किस प्रकार का विचारात्मक प्रश्न पूछता है? एकल सही उत्तर प्रश्न। तो 82 का सही जवाब हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सीखने के आकलन के विचार का उपयोग करता है? ए सारांशित आकलन, बी रचनात्मक आकलन, सी अधिगम का आकलन, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 83 का बी रचनात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, स्कूल में पाठ सागामी क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है? ये छात्र के व्यक्तित्व में समायोजन की सेवा पाने के लिए, भी छात्रों को दुनिया के रिवीजन कार्य से परिचित कराना, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 84 का सी ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह किसने कहा? ए कोठारी आयोग, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी एनसीईआरटी, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 85 का, ध्यान रखना, सी एनसीईआरटी। अगला प्रश्न है,
संरचनात्मक मूल्यांकन है। इस सप्ताह में मूल्यांकन बी, वर्ष के अंत में मूल्यांकन सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 86 का, ध्यान रखना सी, छात्रों के शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति की जांच, सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कौन से कथन समूह में मेल नहीं खाता है? ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। बी, मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है। सी, प्रेरणा अधिगम की आवश्यकता है लिए आवश्यक है। डी, सभी। कौन कथन समूह में मेल नहीं खाता? सही जवाब हो जाएगा 87 का ए, मापन एवं मूल्यांकन समानार्थी नहीं होते। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए अध्यापक को उपयोग करना चाहिए। ए, विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दे। बी, वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न। सी, निबंधात्मक प्रकार के प्रश्न। डी, मौखिक परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा 88 का ए, विभिन्न अधिगम क्षेत्रों में बाल विकास पर ध्यान दें। अगला प्रश्न है, रचनात्मक आकलन के लिए ईबीएस है। ए, अधिगम के लिए आकलन। बी, अधिगम का आकलन। सी, अधिगम के बारे में आकलन। डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 89 का ए, अधिगम के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किसके द्वारा किया गया? ए, जॉन ड्यूबी। बी, बी.एस. ब्लूम। सी, सिम्पसन। डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 90 का बी, बी.एस. ब्लूम। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण तकनीक है। एक क्रमित तकनीक। बी, रचना तकनीक। सी, अभिव्यक्ति तकनीक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 91 का बी, रचना तकनीक। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए भावात्मक पक्ष का विकास किया गया। ए, रथवाल द्वारा। बी, सिम्पसन द्वारा। सी, बी.एस. ब्लूम द्वारा। डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 92 का ए, रथवाल द्वारा। अगला प्रश्न है, सूचना दाता किस प्रकार की प्रश्नावली में हाँ नहीं में उत्तर देता है? ए, चित्रित। बी, प्रतिबंधित। सी, अप्रतिबंधित। डी, मिश्रित। सही जवाब हो जाएगा 93 का बी, प्रतिबंधित। साक्षात्कार संबंधित है। ए, प्रश्नावली से। बी, अनुसूची से। सी, चिन्हांकन से। डी, प्राप्तांक से। सही जवाब हो जाएगा 94 का बी, अनुसूची से। अगला प्रश्न है, अशाब्दिक निर्धारण मापनी है। ए, निर्धारण मापनी। बी, स्थिति मापनी। सी, आंतरिक संगति मापनी। डी, आत्म निर्धारण विधि। सही जवाब हो जाएगा 95 का डी, आत्म निर्धारण विधि। अगला प्रश्न है, निर्धारण मापनी का महत्वपूर्ण भाग है। ए, निर्णायक। बी, विषय। सी, सातत्य। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 96 का बी, विषय। अगला प्रश्न है, अवलोकन प्रणाली का मूल आधार है। ए, वैज्ञानिक। बी, काल्पनिक। सी, ए, भी दोनों। डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 97 का ए, वैज्ञानिक। तो अवलोकन प्रणाली का मूल आधार क्या है? वैज्ञानिक। ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बोध का आधार होता है। ए, अत्यंत सूक्ष्म। बी, गहरा। सी, अलौकिक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 98 का डी, उपयुक्त सभी। प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं सभी को शेयर करें, ठीक है। करीब 127 प्रश्न था, आप लोग प्रश्नों को पूरा देखिएगा। बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों डॉट डॉट की योग्यता का आकलन करते हैं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, ए, सही उत्तर की पहचान करने की। अगला प्रश्न है, आकलन के उपकरण है। ए, साक्षात्कार। बी, अनुसूची। सी, प्रश्नावली। डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अवलोकन के प्रकार हैं। ए, स्वावलोकन एवं बाह्यावलोकन। बी, नियोजित तथा अनियोजित अवलोकन। सी, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष अवलोकन। डी, ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के विभिन्न व्यवहारों का मापन करने के लिए प्रयोग करते हैं। ए, आकलन के उपकरण। बी, आकलन की तकनीक। सी, ए, बी, दोनों। डी, में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 102 का सी, ए, बी, दोनों। आकलन के उपकरण, आकलन की तकनीक, दोनों। अगला प्रश्न है, समाज में व्यक्ति के गतिशीलता के बारे में अध्ययन किया जाता है। ए, परीक्षक तकनीक द्वारा। बी, समाजमिति तकनीक द्वारा। सी, अवलोकन तकनीक द्वारा। डी, प्रक्षेपी तकनीक द्वारा। सही जवाब हो जाएगा बी, समाजमिति तकनीक द्वारा। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के अचेतन मन का मापन करती है। ए, परीक्षण। बी, प्रक्षेपी तकनीक। सी, संचयी अभिलेख। डी, अप्रक्षेपी तकनीक। सही जवाब हो जाएगा बी, प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के ऊपर के व्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं। ए, प्रक्षेपी तकनीक में। बी, चेकलिस्ट में। सी, निर्धारण मापनी में। डी, इनमें से सभी।
सही जवाब हो जाएगा 105 का सी। निर्धारण मापनी में व्यक्ति के उत्तर के व्यक्ति के लिए अंक अथवा संकेत प्रयुक्त किए जाते हैं तो निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है ज्ञानात्मक व्यवहार के मापन के लिए उपयोग करते हैं ए साक्षात्कार भी परीक्षण, सी अवलोकन तकनीक, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा 106 का डी ये सभी। अगला प्रश्न है संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है एक कार्यालय में भी विद्यालयों में, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी ए भी दोनों। कार्यालयों और विद्यालयों दोनों जगह पे संचयी अभिलेख की आवश्यकता होती है। संचयी अभिलेख के द्वारा विद्यालयों में प्रायः छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किया जाता है, जैसे छात्रों की उपस्थिति, योग्यता, शैक्षिक प्रगति, पाठ से आगामी क्रियाएं, रुचियां, व्यक्तित्व, प्रयोगात्मक कार्य, सहभागिता आदि। अगला प्रश्न है गुणों के मापन के लिए प्रयोग करते हैं ए अनुसूची, बी निर्धारण सूची, सी प्रश्नावली, डी प्राप्तांक पत्र। सही जवाब हो जाएगा बी निर्धारण सूची। अगला प्रश्न है चिन्हांकन सूची का प्रयोग किया जाता है ये सामूहिक गुणों को जानने के लिए भी, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने के लिए, सी ये भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 109 का सी ये भी दोनों। सामूहिक गुणों को जानने के लिए, व्यक्ति विशेषताओं को जानने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त संरचनात्मक आकलन कार्य नहीं है ये खुले अंत वाले प्रश्न बी परियोजना, सी अवलोकन, डी विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना। सही जवाब हो जाएगा 110 का ध्यान रखना डी विद्यार्थियों की योग्यता का क्रम निर्धारण करना। अगला प्रश्न है शिक्षण को प्रशिक्षण भी कहते हैं किसका कथन है ए वर्टन, बी स्किनर, सी बैन, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी स्किनर का। आप लोग ध्यान रखना 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट रहेगा तो आप लोग 8 बजे आ जाया करें, ठीक है। प्रश्न है अगला निम्नलिखित में से कौन आकलन का उपकरण नहीं है ए अवलोकन, बी परीक्षण, सी साक्षात्कार, डी संगोष्ठी। सही जवाब हो जाएगा डी संगोष्ठी। अगला प्रश्न है विद्यालयों में छात्रों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप से एकत्रित किस अभिलेख में किया जाता है ए शुल्क अभिलेख, बी संचयी अभिलेख, सी पंजीयन अभिलेख, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न है एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है ए समाजमिति तकनीक, बी अवलोकन तकनीक, सी प्रक्षेपी तकनीक, डी स्व आख्या तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 114 का बी अवलोकन तकनीक का। एनेक्डोटल अभिलेख उदाहरण है तो अवलोकन तकनीक का। अगला प्रश्न है साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है ए स्व आख्या तकनीक, बी अवलोकन तकनीक, सी समाजमिति तकनीक, डी प्रक्षेपी तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 115 का ध्यान रखना ए स्व आख्या तकनीक। अगला प्रश्न है रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है ये अवलोकन तकनीक, भी प्रक्षेपी तकनीक, सी परीक्षण तकनीक, डी स्व आख्या तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 116 का बी प्रक्षेपी तकनीक। अगला प्रश्न है मौखिक परीक्षा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ए कैटल, बी ग्लेडाइट, सी वेबस्टर, डी रॉस। सही जवाब हो जाएगा बी ग्लेडाइट्स। अगला प्रश्न है कुछ संबंधित परीक्षणों अथवा उप परीक्षणों के एक निर्देशित समूह को क्या कहा जाता है एक क्रम तकनीक, बी अवलोकन, सी प्रक्षेपण, डी परीक्षण बैटरी। सही जवाब हो जाएगा 118 का डी परीक्षण बैटरी। अगला प्रश्न है चेकलिस्ट किसका उदाहरण है ये अवलोकन तकनीक, बी प्रक्षेपी तकनीक, सी स्व आख्या तकनीक, डी रचना तकनीक। सही जवाब हो जाएगा 119 का ए स्व अवलोकन तकनीक। अगला प्रश्न है यदि किसी परीक्षण में कोई व्यक्ति अनेक परीक्षणों द्वारा कॉपी जांचने के बाद समान अंक प्राप्त करता है तो वह परीक्षण है ए वैध, बी विश्वसनीय, सी मानक, डी वस्तुनिष्ठ। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वसनीय। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता आदि। अगला प्रश्न है उपकरण की व्यवहारिक विशेषताएं हैं ए उपयोगिता, विविधता, सी संदेश पूर्णता, डी ये सभी। सही जवाब हो जाएगा डी ये सभी। अगला प्रश्न है परीक्षण द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना किसके अंतर्गत आता है ए वस्तुनिष्ठता, बी व्यापकता, सी विभेदी कार्यता, डी मानक। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना बी व्यापकता। अगला प्रश्न है परीक्षण का जन्म व्यक्तिगत भिन्नताओं को मापने के लिए हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के लिए उचित उपकरण नहीं है ये मौखिक प्रश्न, बी सत्य परीक्षा, सी प्रश्नोत्तरी अथवा और खेल, डी दत्त कार्य। सही जवाब हो जाएगा 123 का बी सत्र परीक्षा। अगला प्रश्न है प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है ए 2 प्रकार की, बी 3 प्रकार की, सी 4 प्रकार की, डी 5 प्रकार की। प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है सही जवाब हो जाएगा बी 3 प्रकार की। अप्रतिबंधित प्रश्नावली, ठीक है।
प्रतिबंधित प्रश्नावली और चित्रात्मक प्रश्नावली। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली सूची संबंधित है, ये परिपीक्षा आकार से भी, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक परीक्षण से सी, साक्षात्कार से डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, परिपीक्षा आकार से। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी को परीक्षण दिया जाता है, ए 3 RSB, 2 RSC, 4 RSD, 6 RS। सही जवाब हो जाएगा 26 का ए, 3 RS। अगला प्रश्न है, रचनात्मक उत्तरों के लिए चाहिए। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 27 का ए, मुक्त उत्तरी प्रश्न। तो आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, प्रश्नों को आप लोग बार बार रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे याद होता जाएगा, वो बहुत अच्छे अंक आएंगे। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके हैं, हर किसी को शेयर कीजिए। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट 401 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करें तो पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, ठीक है। अगला जो प्रैक्टिस सेट हम लोग हल करेंगे, अधिगम के लिए आकलन, अर्थात यूनिट 3 का परीक्षण का निर्माण, ठीक है। तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीयर कर रहे हैं सभी को शेयर कीजिए, सभी लोगों को लाभ हो सके। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, उन्हें भी चैनल के बारे में बताइए, और आप लोग 8 बजे आ जाया करें, ठीक है। 8 बजे ही प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।